Hello friends, I hope. Hello friends, Namaste. First of all, a very happy Dashara and Vijayadashmi to one and all. I am Priyanka Purohit from Shadya Samriddhi Guidance SSG. If you all are liking this series of SFM theory revision videos, please hit the like button, share your comments and also subscribe to the channel for more such videos. तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर चलिए श्री गणेश करते हैं डेरिवेटिव्स के अगले पार्ट का, गणपति बाप्पा मोरया। यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन शू ऑप्शन। तो ग्रीन शू ऑप्शन के ऊपर हमें शॉर्ट नोट पूछा है, उसका मीनिंग हम पहले बता देंगे कि इट इज एन ऑप्शन। ये भी एक तरह का ऑप्शन ही होता है, जैसा इसके नाम में भी है कि अंडर राइटिंग ऑफ एन आईपीओ। जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है तब हम एडिशनल उसका अंडर राइटिंग कर सकते हैं उनके आईपीओ का, और फिर हम सेल कर सकते हैं एडिशनल शेयर्स इफ द डिमांड इज हाई। यानी कि अगर डिमांड ज़्यादा हो रही होगी तो हम जो अंडर राइटिंग कर रखे हैं उसको शेयर्स को मार्केट में देके उस हिसाब से बैलेंस कर लेंगे अप टू अ सर्टन प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी। लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो पहले से डिसाइडेड रहती है कि हाँ अगर ज़्यादा ही डिमांड हाई होगी तो वहाँ पे यानी कि शेयर्स की कमी होगी, उसके लिए हम प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, उस लेवल तक ही हम शेयर्स सेल कर सकते हैं। लुकिंग टू द एक्सेप्शनल इंटरेस्ट रेट ऑफ इन्वेस्टर्स in terms of oversubscription of the issue, certain provisions are made to issue additional shares and bonds to underwrite for distribution। तो जब भी कभी कभी कुछ होता है कि आईपीओ निकाल रहे हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जब शेयर्स की कमी हो जाती है तब ये एडिशनल शेयर्स की ये अंडरराइटिंग किया जाता है कि उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इन कॉमन पैरेलेंस यानी कि इस लैंग्वेज में अगर बात करें तो इट इज़ अ रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो एक तरह से रोक देता, रिटेंशन कर लेता ओवर सब्सक्रिप्शन को। इट इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ यूरो इशूज। जब भी यूरो इशूज होते हैं वो लोग खास करके ये फीचर के साथ ही इशू किए जाते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका एक लिमिटेड कोनोटेशन निकल के आता है, क्योंकि सिर्फ 50% ऑफ द ऑफर इज मेड टू द पब्लिक। तो यहाँ पे जो सेबी गाइडलाइंस कहती है उस जब भी हम पब्लिक इशू करते हैं तो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट प्रोविजन बताए जाते हैं कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन करना भी है तो भी सब्जेक्ट टू अ सीलिंग होगा, जो कि 15% ऑफ द ऑफर मेड टू पब्लिक होता है। लेकिन कुछ सिनेरियो में जो ग्रीन शो ऑप्शन हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर मोर देन 50% भी ये हो सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट आर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन है, आप कोई भी आंसर के इंट्रो में लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट जो खुद की वैल्यू उसकी कुछ नहीं होती है, वो दूसरे एसेट से या दूसरे बेस से अपनी वैल्यू लेता है। यानी कि प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल्स कॉल्ड बेसिस। यानी कि अंडरलाइन एसेट भी कह सकते हैं, इंडेक्स या रेफरेंस रेट भी कह सकते हैं। और ये जो एसेट होते हैं अंडरलाइन एसेट, वो कौन कौन हो सकते हैं? इक्विटी हो सकती है, फॉरेक्स हो सकता है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, और लास्टली कमोडिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द यूजर्स एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ यूजिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि यूजर्स क्या क्या हैं और वो किस पर्पस से इसमें आते हैं। तो अगर कोई कॉर्पोरेशन कंपनी की बात हो तो वो क्या करना चाहती है, उन्होंने कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया होगा, उसके लिए वो हेज करना चाहती है अपने करेंसी रिस्क या इन्वेंट्री रिस्क को। दूसरे होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो कि क्या उनसे वो भी तीन चीज़ों के हिसाब से आ सकते हैं ऐसे तो, कि या तो स्पेकुलेशन वर्क के लिए आ सकते हैं, या फिर हेजिंग कर सकते हैं, या फिर यील्ड एनहांसमेंट के लिए। स्पेकुलेशन मतलब वही सट्टेबाजी के जैसा होता है कि हाँ आप अंदाजे ऐसे ही लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वैसे। तीसरा आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और सॉरी ये हेजिंग तो हो गया अपने रिस्क को कवर करना, और यील्ड इनहेंसमेंट में आ जाता है आपका आर्बिट्राज गेनर, जो बिना ना लॉस करवाता है ना प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कराता है, बिना लॉस के होता है। इसमें प्रॉफिट और रिस्क दोनों होता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। इसमें आप अपना लॉस मिनिमाइज करते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें कौन आते हैं? ये वो होते हैं जो कि हेज करना चाहते हैं अपना एसेट एलोकेशन उसी हिसाब से, और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज भी गेन करना चाहते हैं। ये हो गए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और लास्टली आते हैं यूजर्स, जो कि होते हैं डीलर्स, और वो भी अपनी हेजिंग पोजीशन लेना चाहते हैं या फिर एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं इनएफिशिएंसीज एंड अर्निंग डीलर स्प्रेड। तो डीलर के स्प्रेड के, हाँ वही एक्सप्लॉइटिंग इनएफिशिएंसीज का मतलब वही हो गया, एक तरह से आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ही होती है ये भी। इस हिसाब से ही हमारे ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा
व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट। तो कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में क्या डिफरेंस है। जो कैश मार्केट होता है उसके अंदर टेंजिबल असेट्स को हम ट्रेड करते हैं, जबकि डेरिवेटिव में क्या होता है, हम टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल दोनों ही तरह के एसेट्स से वो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स और रेट्स ये भी इसमें इंक्लूड होता है इंटेंजिबल एसेट्स में। अब ये तो एक पहली बात यही हो गई। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ गया, यही पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कैश मार्केट में सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट होते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में कैश ये टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एसेट्स हो सकते हैं। जब कैश मार्केट होता है तब हम सिर्फ और सिर्फ एक शेयर परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर समझिए कि रिलायंस का शेयर है वो 2,000 रुपये के अप्रोक्स मिलता है, या फिर बजाज फाइनेंस का अगर हम बोले तो वो 8,000 के अप्रोक्स चल रहा है, तो उतना आपको एक शेयर पूरा का पूरा लेना ही पड़ता है। लेकिन जब हम डेरिवेटिव्स के जब हम फ्यूचर और ऑप्शन में डील करते हैं तब हमें मिनिमम लॉट साइज होती है वो फिक्स होती है, तो हम उस हिसाब से ही हमें लेना रहता है। यहाँ पे हम एक शेयर भी ले सकते हैं कैश मार्केट में तो, लेकिन यहाँ पे हमें लॉट साइज के हिसाब से चलना पड़ता है। दूसरी बात आती है, कैश मार्केट जो होता है वो ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट है वहाँ पे तो लिमिट हो जाता है रिस्क अप टू 20%, यानी कि कैश मार्केट में ज़्यादा रिस्क है, इसमें थोड़ा कम रिस्क है, लिमिटेड है अप टू 20%। कैश मार्केट में हम कंजम्पशन करते हैं, या तो हम हमारे लिए ही लेते हैं या हम एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से ले लेते हैं। लेकिन जब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है तब हम 3 पर्पज़ के हिसाब से ले सकते हैं, या तो हमें हेज करना है, या आर्बिट्राज, या फिर स्पेकुलेशन। जो वैल्यू होती है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वो हमेशा बेस्ड या लिंक्ड होती है टू अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो लेकिन दिस लिंकेज मे नॉट बी ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। आप एकदम ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट आप एकदम उनके बीच में एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वो लिंक्ड होती है टू द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। कैश मार्केट में हमें एक सिक्योरिटीज ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि डिपॉजिट डीमैट अकाउंट वगैरह खोलना पड़ता है, लेकिन जब हमें फ्यूचर्स में यानी कि डेरिवेटिव्स में डील करना होता है तब हमें एक डेरिवेटिव ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा एक फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है। यहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रेडिंग अकाउंट जो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के साथ खोली जाता है, और यहाँ पे खुलता है एक फ्यूचर डेरिवेटिव ट्रेडिंग अकाउंट जो कि एक डेरिवेटिव ब्रोकर ओपन करता है। जब हमारी इसके अंदर सिक्योरिटीज होती है तब हमें मनी अपफ्रंट देना पड़ता है, यानी कि अगर आपको एक शेयर लेना है तो आपको उसके उतने एंटायर पैसे, जैसे 2,000 रुपये का है तो 2,000 रुपये आपको तभी के तभी अपफ्रंट बेसिस पे देने पड़ेंगे। लेकिन जब हम फ्यूचर्स में डील करते हैं तब हमें पूरा का पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हमें एक मार्जिन मनी जो होता है वो हमें पे करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। जब हम कैश मार्केट में शेयर परचेज करने जाते हैं तो हम उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं, लेकिन फ्यूचर के केस में ऐसा नहीं होता। जब आप फ्यूचर्स में डीलिंग कर रहे हैं तब आप उसके शेयर होल्डर नहीं बनते, और आपको शेयर होल्डर के जो फायदे होते हैं जैसे कि डिविडेंड वगैरह या ओनरशिप, वोटिंग राइट्स, वो सब आपको नहीं मिलते फ्यूचर वाले में, जो कि कैश मार्केट में जब आप शेयर परचेस करते हैं तब आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरलाइंग इन रिलेशन टू अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो सिग्निफिकेंस की अहमियत बतानी है हमें जब भी हम कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि डेरिवेटिव मार्केट में और कुछ नहीं बल्कि हम जो वैल्यू जो अमाउंट डिराइव करता है वो दूसरे असेट या अंडरलाइंग असेट से डिराइव करता है, तो उसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसमें आंसर में क्या लिखा है। अंडरलाइंग क्या हो सकता है, वो एक शेयर हो सकता है, एक कमोडिटी हो सकती है, या कोई एनी अदर असेट हो सकता है जिसकी मार्केटेबल वैल्यू हो और वो मार्केट रिस्क के मुताबिक चेंज होती रहे। उसकी मार्केटेबल वैल्यू भी होनी चाहिए, वो बिकना चाहिए, उसकी एक मार्केट में एक वैल्यू होनी चाहिए, और उसको मार्केट रिस्क भी उसके अटैच होने चाहिए। और उसका इंपॉर्टेंस हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट होती है, उसकी प्राइस, उनकी जो वैल्यू होती है वो अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू ही उन्हीं की वैल्यू होती है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की। द चेंज इन वैल्यू इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रॉडली इक्वल टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग। तो जिस हिसाब से उस डेरिवेटिव जो अंडरलाइंग है उसकी वैल्यू चेंज होगी, उस हिसाब से डेरिवेटिव की भी अमाउंट चेंज होगी। और डेरिवेटिव की खुद की कोई अमाउंट होती ही नहीं है, अगर अंडरलाइंग एसेट नहीं है तो डेरिवेटिव भी नहीं है। और जब भी मैच्योरिटी होती है तब जो पोजीशन हम डिटरमाइन करते हैं प्रॉफिट या लॉस की, वो भी किस हिसाब से किस बेसिस पे डिसाइड होती है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या फर्क है, तो यहाँ पे इन्होंने फीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं, आप ये हेडिंग पॉइंट
याद कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना अंदर का जो कंटेंट है आप बना सकते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग की बात आती है, तो ट्रेडिंग कैसी होती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो पर्सनल बेसिस पे होती है, टेलीफोन वगैरह पे भी हो सकती है। लेकिन जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो एक कॉम्पिटेटिव अरेना होता है, वहाँ के बेसिस के हिसाब से फ्यूचर वगैरह जो ट्रेडिंग होती है। जब हम साइज की बात करें, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इंडिविजुअली टेलर्ड होता है। आपको जितने का फॉरवर्ड में एंटर होना है फॉरवर्ड एग्रीमेंट में, आप उस हिसाब से हो सकते हैं। जितनी प्राइस जो अवेलेबल होगी उसमें क्वांटिटी वगैरह कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती है। लेकिन जब आप फ्यूचर्स की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और अमाउंट इसमें मेंशन की हुई रहती है। आप अपने हिसाब से जाके मुझे 10 फ्यूचर खरीदने हैं ऐसे नहीं होता, उसके अंदर उनकी जो लॉट साइज है, उनका जो स्टैंडर्ड साइज है, वही आपको लेके चलना पड़ता है। फिर चाहे आप कम कवर कर लें या ज़्यादा ओवर कवर कर लें, लेकिन आपको फॉलो तो वही करना होगा। ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस, तो जब भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये कौन से हैं, ओवर द OTC मार्केट में होते हैं, यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट में होता है। और जब फ्यूचर्स की बात करते हैं हम, तो फ्यूचर्स जो होता है वो बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में होता है विद अ डेजिग्नेटेड फिजिकल लोकेशन। यहाँ के लिए एक फिजिकल लोकेशन होता है, एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है, वैसे करके एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। ये इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होता है। सेटलमेंट, सेटलमेंट की जो डेट होती है वो कब होती है, ऑन एन एग्रीड डेट बिटवीन बिटवीन द पार्टीज। जो उन्होंने डेट एग्री की है उस हिसाब से फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हो जाता है। वहीं जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इनके जो सेटलमेंट्स हैं वो डेली होते हैं, डेली बेसिस पे इनके सेटलमेंट होते रहते हैं। जैसे कि एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस, क्योंकि यहाँ पे एक ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ओवर द काउंटर है, मतलब दो पार्टी अपने आप ही डील करती है और वो एंटर करती है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो भी किसकी होती है, एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस की। तो वो डेली बेसिस पे सेटलमेंट करता रहता है, वो कोई सेटल एग्रीड फाइनल सेटलमेंट डेट की वेट नहीं करता। डिलीवरी डेट, जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो डिलीवर्ड होता है ऑन एन एग्री डेट अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, यानी कि एक्चुअल डिलीवरी होती है यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई डिलीवरी डेट फिक्स की जा सकती है, तो वो हो सकती है लेकिन बहुत ही मुश्किल से होती है। और इसके अंदर डिलीवरी हो एक्चुअल, ये इसका मतलब नहीं होता। एक्चुअल डिलीवरी हो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने, जैसे अगर शेयर्स के फॉरवर्ड एग्रीमेंट में आपने हुआ है तो आपको क्या करता है, फॉरवर्ड मार्केट में आपको शेयर्स देने पड़ते हैं या लेने पड़ते हैं, ऐसे केस में भी। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे डिलीवरी मैटर नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट के ऊपर। तो जो कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होती है वो बेस्ड होती है अपॉन द बिड और आस्क का स्प्रेड कितना है, उस हिसाब से आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है या उसके ऊपर बेस होती है। लेकिन जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ब्रोकरेज फीस होती है पर्टिकुलर, जो आपको बाय और सेल करने के हिसाब से भरनी पड़ती है। ये कोई बिड आस्क के स्प्रेड के हिसाब से नहीं होता। मार्किंग टू मार्केट, जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो मार्किंग टू मार्केट के हिसाब से नहीं चलता है, यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रही उस हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते, वो फिक्स रहता है एक तरह से। लेकिन जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर मार्किंग टू मार्केट वाली स्कीम रहती है, यानी कि जिस वक्त भी आपका जो लॉस या प्रॉफिट जो हो रहा है उस हिसाब से आपका डेबिट क्रेडिट होता रहता है ऑन डेली बेसिस। क्योंकि इसमें जो प्राइस है सेटलमेंट के हिसाब से नहीं होती, डेली बेसिस पे होती है। तो जो मार्किंग टू मार्केट का मतलब है कि मार्केट में जो प्राइस आई उस हिसाब से आपके फ्यूचर की वैल्यू होती रहती है, उस हिसाब से आपको जो प्रॉफिट लॉस मिलता है वो आपका डेबिट क्रेडिट होता रहता है। मार्जिन की बात करें अगली बात, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप एक अपफ्रंट पेमेंट कर देते हैं उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिस भी कमोडिटी के लिए आप कर रहे हैं। जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तब यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट को, यानी कि आप चाहे बाय करो चाहे सेल करो, जो भी हर तरह का जो पार्टिसिपेंट एंटर होता है इसमें, तो उसे एक मिनिमम मार्जिन जो है वो मेंटेन करके चलनी रहती है, और जो कि एक्सचेंज अथॉरिटीज होते हैं वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है इसका, क्रेडिट रिस्क। जब भी हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो क्रेडिट रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और दोनों पार्टी के ऊपर इन्वॉल्व होता है। यानी कि बेचने वाले को डर है कि सामने वाला बेचेगा या नहीं, और खरीदने वाले को डर है कि सामने वाला मतलब वो खरीद पाएगा या नहीं। तो एवरी पार्टी हैज़ टू बॉर्डर फॉर द क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि दोनों पार्टी को डर लगा रहता है कि जो सामने वाला है वो अपना ऑब्लिगेशन पूरा करेगा या नहीं। जो बेच रहा है उसको लगता है सामने वाला पैसा देगा नहीं, और जो खरीद रहा है उसे लगता है कि सामने वाला बेचेगा या नहीं। लेकिन जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये एक टू वे ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए पार्टीज को एक दूसरे का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट आ जाती है, एक्सचेंज रिस्क,
और दोनों तरफ का ऑब्लिगेशन बराबर रहता है, इसीलिए दोनों को ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें उस हिसाब से क्रेडिट रिस्क जो होता है वो कम होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो कोई भी ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो जब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन एंड द टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन आर प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑप्शन प्राइस, जब भी हम ऑप्शन की प्राइस निकालते हैं तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी होती है और उसकी टाइम वैल्यू भी देखनी होती है। ये दोनों डिटरमाइन करते हैं, तभी हम एक्चुअल में ऑप्शन की प्राइस क्या होगी वो डिसाइड कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू डेट एनी गिवन ऑप्शन वुड हैव इफ इट वर एक्सरसाइज टुडे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू या उस प्राइस के ऊपर आज का कोई भी ऑप्शन जो है वो आज के आज अगर एक्सरसाइज करना होगा तो कितने प्राइस पे एक्सरसाइज किया जाएगा, वही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। यानी कि दिस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस मल्टीप्लाइड, या इसको आप एक्स ले सकते हैं, एंड द स्टॉक एक्चुअल करंट प्राइस, यानी कि ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन की करंट प्राइस का जो डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तब आपको मिल जाएगा आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। ये आप अपने अगर आप एफआर पढ़ रहे हैं ओल्ड कोर्स का, न्यू कोर्स में भी हो सकता है शायद, जब हम शेयर बेस्ड पेमेंट का कैलकुलेशन करते हैं तब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू आती है, तभी उसके अंदर ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस और उनका अपन डिफरेंस निकाल के ही करते हैं। जैसे कि अगर एम्प्लॉय को दे रहे हैं हम शेयर, हमारा जो कंपनी का शेयर है वो 120 रुपये का है, लेकिन हम जो है एक्सपेंस जो एम्प्लॉयज है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं उसे 70 पर। तो इनका जो डिफरेंस होगा, ये जो 50 रुपीज जो डिफरेंस है इनका, ये और कुछ नहीं बल्कि इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इस आंसर में आप एक समझने के हिसाब से कॉल ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरा आंसर, और बाकी सब कुछ इसमें सेम ही है। एक आपको एक एग्जांपल बता देना है, जैसे कि हम यहाँ पे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है कि आपने विप्रो का शेयर है उसकी प्राइस समझिए 105 है, लेकिन अगर इन केस आपने 100 कॉल ऑप्शन खरीद लिए तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू किस हिसाब से होगी? 100 खरीद लिए 100 के हिसाब से, तो 105 माइनस 100 यानी कि 5 रुपीज आ गया। हाउएवर विप्रो का जो पुट ऑप्शन है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? 100 माइनस 105 यानी कि -5। सिंस दिस फिगर इज लेस देन 0 द इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। क्यों? क्योंकि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अगर नेगेटिव जा रही है तो आप उसे 0 पकड़ लेंगे। ऑल्सो इंट्रिंसिक वैल्यू कैन, देखिए नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड इफ वी टुक विप्रो पुट ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 120, अगर उसकी स्ट्राइक प्राइस आप 120 ले लें तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 माइनस 105 जो कि आती है 15। इसके बाद ही हमारा सेकंड जो कंसेप्ट था वो था टाइम वैल्यू का। तो टाइम वैल्यू का क्या एक सेकंड कंपोनेंट मानते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इट इज डिफाइंड एज एनी वैल्यू ऑफ ऑप्शन अदर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि कोई और जो वैल्यू उसके अंदर डिफाइंड होती है, इंट्रिंसिक के अलावा जो भी कुछ है वो सब टाइम वैल्यू है। फ्रॉम द अबो एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि विप्रो जो ट्रेड हो रहा है वो 105 पे है और हमने कॉल ऑप्शन जो लिए हैं वो ट्रेड हो रहे हैं हमारे 7 रुपीज पे, तो इस हिसाब से हम कंक्लूड करते हैं जो 2 रुपीज है, क्योंकि 5 तो देखिए 5 तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, तो 5 7 माइनस 5 जो 2 रुपीज आ रहा है तो वो क्या होगा? वो टाइम वैल्यू हो जाएगा। इस हिसाब से हमने बताया कि ऑप्शंस दैट हैव जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू आर कंप्राइज्ड एंटायरली ऑन टाइम वैल्यू। तो जिसमें भी अगर जीरो वैल्यू आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 0 आ गया था, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ हुई नहीं, यानी कि टाइम वैल्यू क्या है? 0। तो ये सब कुछ क्या है इसका टाइम वैल्यू में ही आ जाएगा, यानी कि टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू हम करते हैं तब एक्चुअल प्राइस आती है ऑप्शन की। इसके बाद में इनमें से कुछ पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट आर स्टॉक फ्यूचर्स। तो स्टॉक फ्यूचर्स क्या होते हैं? स्टॉक फ्यूचर इज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट वेयर द अंडरलाइंग एसेट इज एन इंडिविजुअल स्टॉक। जब भी हम एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं और अंडरलाइंग एसेट वो पर्टिकुलर एक स्टॉक होता है, तब हम उसे उससे जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट वो जो होता है तब हम उसे स्टॉक फ्यूचर कहते हैं। इसे हम इक्विटी फ्यूचर भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? हम बाय और सेल करते हैं अंडरलाइंग स्टॉक ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ प्राइस डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस टुडे। जो मार्केट प्राइस आज प्राइस डिसाइड करिए उस हिसाब से हम एक फ्यूचर डेट पर परचेज कर सकते हैं, परचेज या सेल कर सकते हैं अंडरलाइंग स्टॉक, उसे हम स्टॉक फ्यूचर कहते हैं। अब उसका पूछा है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय द स्टॉक फ्यूचर, यानी कि ये क्या क्या अपॉर्चुनिटी देता है, यानी इसमें कौन कौन से यूसेज, उसका यूसेज क्या है टू द इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहला, investor can take a long term view on the underlying
स्टॉक यूजिंग द स्टॉक फ्यूचर। जैसे कि स्टॉक फ्यूचर ऑफर हाई लेवरेज, जो स्टॉक फ्यूचर होते हैं वो हाई लेवरेज देते हैं, यानी कि वन कैन टेक लार्ज पोजीशन विथ लेस कैपिटल। आप बिना ज़्यादा कैपिटल लगाए भी आप जो है उसके अंदर लार्ज पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम कैश मार्केट की बात करें तो आपको क्या, अगर समझिए आपको 20 शेयर्स खरीदने हैं रिलायंस के और उनके एक शेयर की कीमत है 2000 रुपीज़, तो आपको 2000 इंटू 20 यानी कि अगर कैश मार्केट की बात करें तो आपको 40,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन जब हम डेरिवेटिव्स के या स्टॉक फ्यूचर का सहारा लेते हैं तब आपको पूरे के पूरे 40,000 अपफ्रंट पे करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, इनिशियल मार्जिन जो होती है लेट अस से 20% ऑफ द फ्लो, उस हिसाब से आप पूरी 100% की जो पोजीशन है वो टेक कर सकते हैं। यानी कि 20% ऑफ 40,000, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8,000 लेके आप अपने जो 40,000 की जो स्टॉक वगैरह है वैसी वाली पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यही फायदा है स्टॉक फ्यूचर्स का, तो यानी कि ये ऑफर करता है हाई लेवरेज। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, इट ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू आर्बिट्रेज एंड अर्न रिस्कलेस प्रॉफिट। जैसे कि हमने देखा है कि आर्बिट्रेज में क्या होता है, आप लॉस कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ही आप करेंगे, यानी कि एक रिस्कलेस प्रॉफिट आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको ये स्टॉक फ्यूचर देता है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है, अगर आप इसे एफिशिएंटली यूज करें तो एक सिंगल स्टॉक फ्यूचर कैन बी इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल। ऐसे तो हम कहते हैं कि हमारे सारे के सारे शेयर्स एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, एक ही सारे पैसे एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन सिंगल बास्केट। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर एक सिंगल स्टॉक फ्यूचर भी हुआ तो भी अगर आपने उसे एफिशिएंटली यूज किया तो आप एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल क्रिएट कर सकते हैं। लास्टली इसके अंदर पॉइंट आता है कि करंटली इक्विटी डेरिवेटिव्स आर सेटल्ड इन कैश, यानी कि डिफरेंस यहाँ इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, सिर्फ कैश में सेटल हो जाते हैं, यानी कि नेट सेटलमेंट होता है। डिफरेंस बिटवीन द एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उतना ही पे करना होता है। लेकिन सेबी जो है फिलहाल प्लानिंग कर रही है कि ये फिजिकल सेटलमेंट जो है वो मैंडेटरी कर दे, लेकिन ये एक फेज्ड मैनर में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज डेरिवेटिव, एक्सप्लेन ब्रीफली द रिकमेंडेशंस ऑफ एलसी गुप्ता कमेटी ऑन डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ा था आप वो का वो लिख सकते हैं। डेरिवेटिव्स क्या है, एक मोस्ट मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है हेजिंग, जब हम रिस्क हेज करने की बात करते हैं। इससे हम या तो अवॉइड कर सकते हैं या एटलीस्ट रेड्यूस तो कर ही सकते हैं रिस्क, यानी कि मिटिगेट कर सकते हैं। डेरिवेटिव का डेफिनेशन अगेन वही है, दोज एसेट्स हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट, द अंडरलाइंग एसेट में बी इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी। अब डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है उसकी हम बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला बात है, उन्होंने कहा है, ये रिकमेंड किया है कि फेज्ड इंट्रोडक्शन होना चाहिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का। तो एक साथ सारे प्रोडक्ट मत लेके आओ, थोड़ा फेज्ड मैनर में, हल्के हल्के। जैसे हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013 वो भी एक फेज्ड मैनर में आया था, वैसे ही उसका फेज्ड इंट्रोडक्शन किया गया डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का इन इंडिया। एक्सपांडेड डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सेक्रा जो कि फिलहाल तो डिलीट हो गया है हमारे सिलेबस से, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसके हिसाब से हमें एक एक्सपांडेड डेफिनेशन दिया गया सिक्योरिटीज का। नेक्स्ट पॉइंट आता है, परमिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज टू ट्रेड डेरिवेटिव्स प्रोवाइडेड दे मीट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यानी कि जो प्रेजेंटली जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है वो ही ये कैरी आउट करेंगे, डेरिवेटिव्स का भी काम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो फुलफिल करने होंगे, उसके बाद ही उन्हें परमिशन दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, जैसे हमने कहा कि आपको अपफ्रंट सारे पेमेंट नहीं करने होते, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन मनी का पेमेंट करना होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट वो कैसे डिसाइड होगा, वो सारी बातें, और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करेंगे, ये सब इस कमेटी ने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनुअल इंस्पेक्शन होगा ऑफ ऑल मेंबर्स, यानी कि जो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे मेंबर्स का एक एनुअल इंस्पेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि क्लियरिंग हाउस या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वही सेटल करेंगे डेरिवेटिव ट्रेड्स को। जैसा कि हमने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड कर सकते हैं और जो क्लियरिंग हाउस वगैरह है वो सेटल कर सकते हैं, और ये भी एप्लीकेबल तब होगा अगर वो मीट कर दे स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग क्लियरिंग हाउस है वो इसमें इंडल्ज हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले कंडीशन फुलफिल करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आया है कि 2 टायर मेंबरशिप होगी, यानी कि ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर ये दोनों इसमें मेंबर होने चाहिए। फिर पॉइंट आता है कि रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, कोई भी कितना रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे कि म्यूचुअल फंड की ऐड आती है उसमें सब में कहते हैं म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वही बात इन्होंने कही है कि जो भी रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट आपको साथ में ही बनाना है और वो कैसा होगा वो सब पहले डिसाइड करके रखना है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग करनी होगी जो भी ब्रोकर डीलर या फिर क्लाइंट रिलेशनशिप होगी स्टॉक एक्सचेंज की, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को भी आपको एक तरह से मॉनिटर करना होगा, ये बात इसमें कही गई है। फिर मेंबर्स कौन कौन से आएंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, ये सब भी अलाउ इन्हें भी इजाजत देनी चाहिए कि वो ट्रेड कर सकें ओनली इफ एंड टू द एक्सटेंट ऑथोराइज बाय देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ट्रस्टी, यानी कि उनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी या ट्रस्टी का प्रॉपर ऑथोराइजेशन होना चाहिए। उसी एक्सटेंट तक जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स हैं वो डेरिवेटिव्स में आ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें और फिर वो रिस्क पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव एक तरह से रिस्की मार्केट है, तो इसके लिए प्रॉपर ऑथोराइजेशन इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मार्किंग टू मार्केट। मार्किंग टू मार्केट में हमने पहले ही पढ़ा था, जो फ्यूचर्स मार्केट होता है कि हम डेली बेसिस पे उसका सेटलमेंट होता रहता है और जो मार्केट में चेंज आ रहा है वो हम इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। तो अब इसका एक्चुअल फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्किंग टू मार्केट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडेड सिक्योरिटीज। ट्रेडेड सिक्योरिटीज में क्या क्या आती है, शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, एट अ वैल्यू विच रिफ्लेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि जो उनकी मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से ही हम उन इन्वेस्टमेंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते रहते हैं। बुक्स मतलब जहाँ पे जो पूरी ट्रेडिंग होती है उसमें आपने देखा होगा हर सेकंड बदलता रहता है सब कुछ, प्राइसेस वगैरह, वैसे ही ये है। एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन ऑल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिप्लेस्ड एट द सेटलमेंट प्राइस। तो जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है, एक ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट होता है, सारे जो भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उन सबको रिप्राइस किया जाता है एट द सेटलमेंट प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिप्राइस्ड एवरी डे, जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो डेबिट क्रेडिट कर दिया जाता है टू द मार्जिन अकाउंट ऑफ द ब्रोकर। इट therefore provides an opportunity to calculate the extent of liability। इसमें क्या होता है, जैसे कि समझिए अगर आपकी लॉस आप कर रहे हैं तो आपने समझिए सुबह प्राइस थी उसकी 100 रुपीज़, बाद में हो गई 105, तो आप अगर परचेज करने वाले हैं यानी कि आपकी 5 रुपये की और लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो और अब आपको लग रहा है कि आप पता शायद ये कल जाके और 108 पे पहुंच जाए, तो आप 8 का जो रिस्क है आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एक प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी कंप्यूट कर सकें, और साथ ही साथ ये एक प्रोवाइड करता है बेटर रिस्क मैनेजमेंट मेजर, अगर आप फॉर इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकें तो। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया है, आप दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था सेम वैसा सा ही एग्जाम्पल है ये। इसके बाद में लास्टली आप लिख सकते हैं कि कभी भी कैश जो वैल्यू है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वो सेट होती है एट 0 एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे, यानी कि ना कुछ लेना ना कुछ देना, पूरे मार्केट पे वैल्यू उस पर कर देते हैं, प्राइस कर देते हैं, तो कुछ जो फ्यूचर वैल्यू हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की वो 0 पे हो जाती है। इन द सेंस जैसे कि हम गाड़ी चलाते हो हम हमेशा न्यूट्रल स्टेट पे रख देते हैं, तो ये मार्किंग टू मार्केट का मतलब वही होता है कि वो न्यूट्रल स्टेट में रहता है। What are the reasons for stock index futures becoming more popular financial derivatives over the stock future segment? यानी कि स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स के बदले, खास करके इंडिया में? तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहली बात आती है कि ये इट एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में भी अगर बात करें तो उसमें दो तरह से आता है, या तो आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में जाके इन्वेस्ट कर लें, और या फिर हम क्या करते हैं निफ्टी 50 या सेंसेक्स इन सब में हमारे पैसे लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो एक स्टॉक या एक कंपनी से लिमिटेड नहीं रहता, लेकिन बल्कि एक डाइवर्सिफिकेशन, आपको डाइवर्सिटी मिल जाती है, क्योंकि इसमें टॉप 50 अगर बात करें निफ्टी 50 है तो उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का कलेक्शन होता है वो, तो आप जितने भी पैसे उसमें ऐड करेंगे तो वो सारे के सारे उस हर कंपनी के हिसाब से उनके प्रपोर्शन में एलोकेट हो जाते हैं। सबसे मेन फायदा तो यही है, लेकिन अभी हम इनका आंसर भी देख लेते हैं। इट एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू वंस इन्वेस्टमेंट, ये वही बात है। इट क्रिएट्स पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेकुलेटिव गेन यूजिंग लेवरेज। लेवरेज की बात मैंने पहले भी कही थी कि आपको कम कैपिटल लगा के लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक में आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन मनी पे करना रहता है, सारा का सारा पेमेंट अपफ्रंट नहीं होता है। स्पेकुलेटिव गेन्स इन स्टॉक फ्यूचर्स आर लिमिटेड बट लाइबिलिटीज आर ग्रेटर। जब हम स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो गेन्स तो होते हैं जो है वो लिमिटेड, लेकिन जो लाइबिलिटी है वो किसी भी हद तक जा सकती है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है लाइबिलिटी जब हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट हेजिंग डिवाइस माना जाता है, और क्योंकि जो इंडिविजुअल अगर हम स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो वो कॉस्टलियर होता है।
स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कैन नॉट बी इजीली मैनिपुलेटेड, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो आप लगा नहीं रहे, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हर चीज से तो अफेक्ट होगी नहीं। जैसे कि अगर कोई भी सिनेरियो हुआ है, अर्थ क्वेक वगैरह कुछ अफेक्ट हुए, कोई भी ऐसी आए डिजास्टर्स इवेंट हुए, तो एक दो कंपनी पे अफेक्ट कर सकता है, लेकिन हर कंपनी पे तो इफेक्ट नहीं होगा। वही बात है कि इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस है वो ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाती है, उसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, लेकिन स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर की प्राइसेस इजीली मैनिपुलेट नहीं की जाती, नहीं हो सकती। इट इम्प्लाइज मच लोअर कैपिटल एडिक्वेसी एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल स्टॉक, जो कि हमने कहा कि कॉस्ट एफिशिएंट है। उसके साथ ही अगला पॉइंट क्या आता है कि लोअर कैपिटल एडिक्वेसी और मार्जिन रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इज पॉसिबल। वन कैन सेल कॉन्ट्रैक्ट एज रेडिली एज वन बाइज देम एंड द अमाउंट ऑफ मार्जिन इज रिक्वायर्ड द सेम। तो इसमें क्या होता है, आप फटाफट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जितना आप आसानी से खरीदते हैं उतने आसानी से बेच सकते हैं, और उसके अंदर जो मार्जिन मनी उनकी नहीं जरूरत होती, द अमाउंट ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड इज द सेम। नेक्स्टली पॉइंट इसमें आता है कि स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स आर सेटल्ड इन कैश। ठीक है, जो स्टॉक इंडेक्स होते हैं वो सेटल्ड इन कैश होते हैं, यानी कि आपको डिलीवरी वगैरह की जरूरत नहीं होती, जैसा कि आपको स्टॉक फ्यूचर में करनी पड़ती है। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी इज मच लेस इन द स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर एज कम्पेयर टू द स्टॉक फ्यूचर। इट प्रोवाइड्स हेजिंग या फिर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फॉर अ स्टॉक पोर्टफोलियो इन द फॉलोइंग मार्केट। जब भी मार्केट गिरने की स्थिति में आता है तो आपको एक अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक हेजिंग या इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक डाइवर्सिफाइड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप एकदम से आपको शॉक जो होगा आपका, वो शॉक बियरिंग कैपेसिटी आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। एक तरह का कुशन प्रोवाइड कर देता है जब आप एक स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में एंटर होते हैं, ना कि स्टॉक फ्यूचर में। और इन सब रीजंस की वजह से ही इंडिया में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर ज्यादा फेमस है, ना कि स्टॉक फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑप्शन। तो ऑप्शंस क्या होते हैं? एन ऑप्शन इज अ क्लेम विदाउट एनी लाइबिलिटी। जब भी हम ऑप्शन की बात करें तो क्या होता है, वो एक क्लेम है विदाउट एनी लाइबिलिटी, यानी कि इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट that gives the holder a right without an obligation to buy or sell an asset at an agreed price on or before the specified period of time। इसमें क्या होता है कि आपको एक राइट मिलता है, जो खरीद रहा है उसे, उसके होल्डर के पास एक राइट आता है बिना ऑब्लिगेशन का। उसे मर्जी है तो वो बेचे, उसे मर्जी है तो उसे खरीदे। तो जब भी हम बात करें ऑप्शन टू बाय एन एसेट, उसका हम क्या कहते हैं, जब भी बाय करना रहता है, हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं यानी कि हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, और जब हम ऑप्शन लेना चाहते हैं टू सेल अ पर्टिकुलर एसेट, तब हम बात करें पुट ऑप्शन की। यानी कि राइट टू बाय का मतलब होता है कॉल, और राइट टू सेल का मतलब होता है पुट। खरीदने का हक यानी कि कॉल ऑप्शन, बेचने का हक यानी कि पुट ऑप्शन। और ये सब क्या होगा, द प्राइस एट विच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज इज कॉल्ड द एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। और जिस प्राइस पे आप ऑप्शन को एक्चुअल में डील करते हैं उसको हम एक्सरसाइज प्राइस करते हैं या फिर स्ट्राइक प्राइस करते हैं। ये जो होते हैं ऑप्शंस, वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं यूरोपियन ऑप्शन, दूसरे होते हैं अमेरिकन ऑप्शन। इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं, सिर्फ ये एक होता है कि जब यूरोपियन ऑप्शन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी डेट पर ही एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। यानी कि आपको अगर एक्सरसाइज करना है, कुछ एक्शन लेना है उसके साथ, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी डेट पर ही ले सकते हैं। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन वो क्या होता है, वो जो ऑप्शन होता है वो कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है बिफोर एनी टाइम बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द डेट। लेट अस से कि अगर आपकी डेट जो है वो है 15 अक्टूबर, तो आप 15 अक्टूबर के पहले कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर यूरोपियन ऑप्शन की बात करें तो 15 अक्टूबर अगर उसकी डिलीवरी डेट है, मेच्योरिटी डेट है, तो आप उसी दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके पास पहले एक्सरसाइज करने का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता। जब भी हम ऑप्शन होल्डर की बात करें तो वो एक्सरसाइज करेगा नहीं करेगा, उसके लिए हिसाब से तीन पॉसिबिलिटी आती है। सबसे पहली बात आती है कि अगर उसमें तीन एक्चुअली टर्म होते हैं, इन द मनी, और इन द मनी तब कहते हैं हम जब वो एडवांटेजेस हो टू एक्सरसाइज, जब उसे प्रॉफिट हो रहा होगा तब हम उसे इन द मनी कहते हैं। जब उसके एक्सरसाइज करना एडवांटेजेस नहीं होगा, अनफेवरेबल होगा, तो तब हम उसे कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। और जब ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी कि आप कह सकते हैं उसका एक ब्रेक इवन पॉइंट जैसा हो, तब आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एट द मनी। यानी कि प्रॉफिट हो रहा है आपको तो इन द मनी, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आउट ऑफ द मनी, और नो प्रॉफिट नो लॉस है तो एट द मनी। होल्डर ऑफ द ऑप्शन हैज टू पे अ प्राइस फॉर ऑब्टेनिंग कॉल या पुट ऑप्शन। जब भी आप ऑप्शन या ऑप्शन टू बाय या फिर
पुट, बाय या सेल, जब भी आप परचेस करते हैं तो आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। जिस प्राइस पे हम एक्सरसाइज करते हैं उसे हम एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं, लेकिन जिस प्राइस पे ऑप्शन आपको खरीदने के लिए पैसे जो लगते हैं उसे हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। दिस प्राइस हैज टू बी पेड, फिर चाहे आप एक्सरसाइज करें या ना करें, यानी कि वो तो आपकी एक तरह से संक कॉस्ट हो गई, वो आपको कंसिडर करनी होती है, मतलब ऐसे कि वो तो आपने ऑप्शन खरीदा, उसके लिए आपको तभी के तभी पे करना पड़ेगा। अब आगे चाहे आप एक्सरसाइज करें ऑप्शन या ना करें, वो उनका लुकआउट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसके फीचर्स क्या क्या होंगे। पहला फीचर आता है कि ये सारे कहाँ ट्रेड किए जाते हैं, दीज आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया था कि ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में नहीं होते। दूसरी बात आती है वही कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। ये जो हमने डिफरेंसेस किए थे वही वाला आंसर है, आप उसके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं एक फास्ट ट्रेडिंग आपको फिर से दे देती हूँ। सबसे पहले ये ट्रेड होते हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में। दूसरी बात है कि इनमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टर्म्स वगैरह, टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ये सब डिसाइडेड रहता है, उसमें ही आपको करना होता है। ये भी क्लियरिंग हाउस एजेंट होते हैं, वही इसे मैनेज करते हैं। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है और आपका जो सेटलमेंट है वो डेली बेसिस के ऊपर होता है। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज एक्सचेंज होता है इसीलिए इसके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होती है। जैसा कि हमने कहा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है और डेली सेटलमेंट होता है, यानी कि हम कह रहे हैं कि सारे ट्रांजेक्शन जो है वो मार्क टू मार्केट होते हैं जब तक कि वो चल रहे हैं। और लास्टली इसके अंदर बात करते हैं कि और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इम्पार्ट करते हैं लिक्विडिटी, कि आपके पास पैसे अवेलेबल रहते हैं ना, कम पैसे में आपका काम हो जाता है। दूसरी बात आती है इसमें कि गारंटी प्रोवाइड करता है फॉर ऑनरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि जो क्रेडिट वर्दीनेस है, क्रेडिट रिस्क है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता और ये एक लो लेवल ऑफ डिफॉल्ट इंश्योर करता है। यही इसके मेन फीचर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एनी 4 एजम्पशंस ऑफ ब्लैक शोल्स मॉडल। तो ब्लैक शोल्स मॉडल में क्या होता है, द मॉडल इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स रिटर्न। ये अगर सेंटेंस लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो बाकी आपको जो एजम्पशंस मेन बताने हैं, एनी 4 का है, आपको जितने याद रहे आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात आती है यूरोपियन ऑप्शंस आर कंसिडर्ड, यानी कि क्या, सिर्फ मेच्योरिटी डेट पर ही आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। दूसरा, इसके अंदर ब्लैक शोल मॉडल में एजम्पशन आता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट वो आप जानते भी हैं और वो कांस्टेंट भी रहने वाले, आर नोन एंड कांस्टेंट। डिविडेंड पे नहीं करने वाला स्टॉक। और एक ये जो प्राइस की मूवमेंट कैसी होगी, रैंडम वॉक। ये रैंडम वॉक के ऊपर भी एक अलग थियरी आती है। मतलब रैंडम वॉक का मतलब होता है कि शॉर्ट में बताऊं तो कि जैसे कि कोई पर्सन जो ड्रिंक कर रखा है, जो ड्रंकन पर्सन है, वो कैसे चलेगा, तो वो कैसे भी चल सकता है, कहीं भी जा सकता है, वो कहाँ चलेगा कहाँ गिरेगा कुछ उसका पता नहीं होता है, उसे ही हम और कुछ नहीं कहीं बल्कि रैंडम वॉक थियरी कहते हैं। तो इन्होंने भी वही कहा ब्लैक शोल्स मॉडल में कि स्टॉक प्राइस की मूवमेंट कैसी होगी, सिमिलर टू अ रैंडम वॉक। 6th पॉइंट इसके अंदर आता है, जो रिटर्न है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, जो वेरिएंस है ऑफ रिटर्न वो क्या है, वो भी कांस्टेंट है, यानी कि रिटर्न्स भी कांस्टेंट है, वो भी एक मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द पीरियड, और साथ ही साथ वेरिएंस जो उसका रिस्क है वो भी कांस्टेंट है ओवर द लाइफ ऑफ द ऑप्शन। इस हिसाब से आप इनमें से ये 7 है, अगर आप 7 के साथ लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा।